हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 17 का पार्ट 3 ले रहे हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैशियस। अब हमें पता है गैशियस का जो ट्रांसपोर्ट, गैशियस यानी दैट इज द O2 और CO2 का ट्रांसफर, ठीक है, वो कौन करता है, दैट इज द ब्लड करता है। ठीक है, ब्लड एक ऐसा मीडियम है जो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, दैट इज O2 का भी करेगा और CO2 का भी करेगा। करीबन 97% हमारा जो O2 है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, RBC करता है, और रिमेनिंग जो 3% ऑफ O2 है वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व्ड हो जाता है किस में, दैट इज द इन प्लाज्मा में। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट था। अब है जो 20 to 25% जो CO2 है वो कौन कर रहा है, दैट इज द RBC ट्रांसपोर्ट करता है। वेरियस जो 70% है वो कौन से फॉर्म में जाता है, दैट इज द बाइकार्बोनेट फॉर्म में जाता है। ठीक है, और जो 7% होता है वो क्या होता है, दैट इज डिसॉल्व्ड स्टेट में जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। ये याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब है जैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ गैशियस में हम पढ़ते हैं कौन सा गैस, दैट इज द O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ओके, अब हमें पता है कि भाई जो ब्लड में कौन है, आरबीसी में कौन है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक क्या है, रेड कलर का पिगमेंट है। ओके, हीमोग्लोबिन एक क्या है, रेड कलर का पिगमेंट है, कलर देता है वो, कलर पिगमेंट। ओके, ये कैसा है, रेड कलर का पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आरबीसी में प्रेजेंट है। ओके, इसी HB के साथ कौन बाइंड हो जाता है, O2 बाइंड हो जाता है। ठीक है, और वो क्या बना देता है, दैट इज द HbO2 बना देता है। ठीक है, वो O2 के साथ बाइंड होता है और क्या बनाता है, HbO2, और इसका नाम है दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, हमें पता है कि हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ CO2 को रिलेट करता है। फटाफट वो ये दोनों गैस अलग अलग काम करेगी। ठीक है, जैसे ही ये काम करता है तो वो क्या करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो हम ये लिखेंगे PO2। ठीक है, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ओके, फिर आता है दैट इज द हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इन सबको ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंटरफियर करते हैं इनकी बाइंडिंग को। ये दोनों बाइंड ना हो सके तो ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर इसको क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे। इंटरफियर करने के साथ साथ ध्यान से सुनना सारे पॉइंट, ये इंटरफियर करता है तब मैं ग्राफ बनाती हूं और वहां पे मुझे एक सिग्मॉइड कर्व बनता है। ठीक है, वो एक ऑब्टेन होता है जब इनका परसेंटेज क्या हो जाता है, दैट इज द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2। ठीक है, मैं जब हीमोग्लोबिन और O2 का एक सैचुरेशन पॉइंट बनाती तो मुझे एक ऐसा सिग्मॉइड कर्व मिलता है। ठीक है, इसलिए इस कर्व को मैंने क्या बोल दिया है, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऐसा पूछा जाएगा आपको कि सिग्मॉइड कर्व क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि जब मैं हीमोग्लोबिन और O2 का सैचुरेशन बाइंडिंग होता है तब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो मुझे ये सिग्मॉइड कर्व मिलता है, इसलिए इसको हमने बोला ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ये मुझे आगे डिफरेंट जो फैक्टर्स है PCO2H+ एंड ऑल, उसको वो हेल्प मतलब पढ़ाने में हेल्प करेगा। देखते हैं क्या हेल्प करता है ये सारे फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं अच्छे से।
अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग O2 की बात कर रहे हैं। मैं ये जो टॉपिक है बेटा, इसमें मैं कुछ शॉर्ट्स लिख रही हूँ, उसको थोड़ा आप लोग है ना बुक के बाजू में लिख लो, तो आपको लर्न करने में अच्छा रहेगा, जिससे आप एक्सप्लेन पूरा कर सकते हो। सबसे पहले मैं एल्वियोली की बात करती हूँ। एल्वियोली में ये ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, वो क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। जब हमें पता है कि मैं क्या ले रही हूँ, ऑक्सीजन अंदर ले रही हूँ, तो एल्वियोली में ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। PO2 क्या होगा, ज्यादा होगा। अब PO2 ज्यादा है तो दूसरे कौन कौन से फैक्टर थे, PCO2, H+ कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, वो लोग इसको इंटरफियर करेंगे, कोई ना कोई तो कुछ करेंगे ही। तो यहाँ पे क्या है, जब इसका यहाँ पे एल्वियोली में जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर है, तब क्या होगा, क्या केसेस आते हैं, याद रखना है, PCO2 क्या होता है, लेसर हो जाता है, कम होता है, लो होता है, ठीक है। H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होता है, कम होता है, और टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब क्या है, ये हेल्प करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में, हीमोग्लोबिन फॉर्म करने में, ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों क्या हो गया, बढ़ गए, कैसे हो गया, HbO2 बन चुका है मेरा। अब इसको क्या करना है, मुझे हटाना है, तोड़ना है, डिसोशिएट करना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिसोशिएट होता है, टिश्यू में जाके डिसोशिएट होगा, टिश्यूज में। कैसे, जब टिश्यूज में क्या होता है, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर, ठीक है, लोअर देन PCO2 इंक्रीज, H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज एंड द टेम्परेचर का भी कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको लिखना है नहीं है ऐसा, ये समझने के लिए कर रही हूं, तो जिसको सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो। उसी टाइम पे ये HbO2 क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट इज टूट जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इससे मुझे क्लियरली पता चलता है कि O2 किस तरह से O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue। इससे मुझे क्लियर पता चलता है कि वो लंग्स में बाइंड कर रहा है और टिश्यू में अलग हो रहा है। तो यहाँ पे एवरी 100 ml of oxygenated blood can deliver कितना, only 5 ml of oxygen। कितना पहुंचाता है टिश्यूज में, इतना ही पहुंचाता है वो सिर्फ, ठीक है। तो आपको ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इतना याद रखोगे तो आप पूरा राइटिंग फॉर्म में उसको सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो। ये नोटबुक के, ये बुक है ना जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का टॉपिक, उसके बाजू में ये शॉर्ट करके लिखो, लर्न करने में इजी है, ये इसका अपोजिट ही है, ठीक है बेटा। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, देख लेते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ओके, CO2 हमें पता है कि कौन लेके आता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन लेके आता था, किसके साथ बाइंड करता था, O2 के साथ बाइंड करता था। तो वैसे ही जो CO2 है वो कौन लेके आएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। वो किसके फॉर्म में लेके आएगा, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में लेके आएगा, करीबन 20 से 25%, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उनका जो मेजर फैक्टर कौन होगा, यहाँ पे CO2 मेन काम कर रहा है, तो PO2, H+ और टेम्परेचर, ये लोग इंटरफियर करेंगे। तो व्हेन PCO2, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, ओके, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो। किसकी बात हो रही है बेटा, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, कहाँ पे बात कर रही हूँ, टिश्यूज की बात कर रही हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे और टिश्यू में ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा था, तो यहाँ पे टिश्यू में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे दैट इज बाइंडिंग ऑफ, देखो वाइस वर्सा है इसलिए याद रखो, एक याद रहेगा दूसरा भी याद होगा। बाइंडिंग ऑफ CO2 अकर्स व्हेन PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई। तो यहाँ ये इसका पॉइंट है, ओके, और इसका पॉइंट यहाँ पे है, दैट इज एल्वियोली में क्या हो जाएगा, दैट इज डिसोसिएशन हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ CO2 किससे, फ्रॉम कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, फ्रॉम कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना, ये आपको पता चला, ये लिख लीजिएगा नोटबुक में। अब यहाँ पे ये हम लोगों को इतना पता चलता है, ये सब कुछ पॉइंट होने के बाद, कि जो CO2 बाउंड करता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, कहाँ पे कर रहा है, टिश्यूज में, ठीक है, ओके। तो वो कहाँ पे, टिश्यूज में करके कहाँ पे भेज देता है, एल्वियोली में जाके भेज देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि आरबीसी के अंदर एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है, और वो एंजाइम का नाम है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, ओके। तो यहाँ ये एंजाइम थोड़ा प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, ये वाला एंजाइम क्या करता है, जब CO2 वाटर के साथ बाइंड करता है तो ये एंजाइम यहाँ पे काम करता है और वो बना देता है H2CO3। वापिस ये एंजाइम यहाँ पे भी काम करता है और ये फिर डिसोशिएट, ये टिश्यू में बन रहा है और ये क्या हो जाता है, एल्वियोली में डिसोशिएट हो गया बेटा, ठीक है, HCO3 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो टिश्यू में है, तो टिश्यू वाले में क्या हो जाता है कि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर CO2 क्या हो जाता है, हाई होता है ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म। तो CO2 ब्लड के अंदर आ जाएगा, डिफ्यूजेस इन हो जाएगा और एल्वियोली साइट में PCO2 क्या हो जाता है, लोअर होता है। एल्वियोली में PCO2 लेवल लो होता है और वहां से वो क्या हो जाता है, ये फॉर्म में बाइकार्बोनेट फॉर्म में टिश्यू लेवल में वो जाता है और रिलीज आउट कर देता है, दैट इज द CO2। तो हम लोग ये दर्शाते हैं कि एवरी 100 ml ऑफ deoxygenated blood deliver 4 ml of CO2। वहां पे 5 ml था, ये इतना है, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 और O2। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ओके, दैट इज द रेगुलेशन। कौन ये हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का काम करवाता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। अब यहाँ पे फर्स्ट है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी रिदम वो बॉडी के सिस्टम के हिसाब से डिमांड करता है कि कितना है, और ये कौन सबसे पहले कौन करेगा, दैट इज द न्यूरल सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है, न्यूरल नर्वस सिस्टम है, वो हेल्प करता है। यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ पे, जो हमारे ब्रेन का मेड्यूलर रीजन है, मेड्यूलर पोर्शन है ब्रेन का, वहां पे ये काम करता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा भी एक सेंटर है, कहाँ पे, पोन्स में, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम हम लोग बोलते हैं, जो पोन्स रीजन है ब्रेन का, और वहां पे जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज न्यूमोटॉक्सिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट आल्सो। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स रीजन में प्रेजेंट है, वो भी काम करता है हमारा रेस्पिरेशन को रेगुलेशन करने के लिए। ये क्या है, एक रिदम सेंटर है, ये एक रिदम सेंटर है, वो रेस्पिरेशन को रेगुलेशन में करता है। अब न्यूरल सिग्नल
इस ये जो रिदम सेंटर है यहाँ से एक सिग्नल जाता है, दैट इज उसको बोलते हैं न्यूरल सिग्नल। ठीक है, वो क्या करता है, इंस्पिरेशन को रिड्यूस करता है, उसके ड्यूरेशन को। ओके, और किस तरह से एक्सपीरेशन होना है, क्या है, वो भी बताता है। अब नेक्स्ट है इसी में कि एक कीमोसेंसिटिव भी इसी वो रिदम सेंटर के बाजू में, एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर के वहां पे प्रेजेंट है, जहां पे वो क्या करता है, CO2 का सेंसेशन भी बहुत ज्यादा होता है। वहां पे O2 का था रिदम सेंटर में, तो C फॉर कीमोसेंसिटिव, C फॉर CO2, तो वहां पे CO2 का सेंसिटिव बहुत होता है और हाइड्रोजन आयंस का भी देखा जाता है। जैसे जैसे ये सब्सटेंस इंक्रीज होता है ये सेंटर में, तो वहां पे एक सिग्नल क्या होता है, वो एक एडजस्टमेंट करता है कि किस तरह से ये सब्सटेंस बाहर की तरफ निकल जाए। और यहाँ पे हमारे ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो कहाँ पे है, एरोटिक आर्क में प्रेजेंट है। हमारे ब्रेन का एक पोर्शन है जो हेल्प करता है ऐसे सारे एक्शंस देने के लिए, जो जिनको पता चले कि CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, किस तरह से H+ का कॉन्सेंट्रेशन, कितने सिग्नल जाने चाहिए, कितना हमें ब्रीथिंग चाहिए, भाई एक्सरसाइज हो रहा है तो कितना एक्सचेंज होना चाहिए। तो ये सारा ये रिसेप्टर्स इनको मैसेज देता है, इन सारे आयंस को, कि तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग रेस्पिरेटरी रिदम में कीमोसेंसिटिव एरिया, ये सारा रेगुलेशंस ब्रेन का मेडुला और द पोन्स पोर्शन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई रेस्पिरेटरी रिलेटेड किन कौन कौन सी डिजीज होती है। डिजीज यानी दैट इज द डिसऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहला डिसऑर्डर है, बीमारी है, दैट इज अस्थमा। आपने सुना होगा ये। ठीक है, अस्थमा एक ऐसा है कि तुम्हें सांस लेने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होती है और जलन होती है, दैट इज द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसका होगा, दैट इज द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, सेकेंड आता है दैट इज एम्फीसीमा। ये एक बहुत ही लंबा, क्रॉनिक और एक्यूट दोनों अपोजिट वर्ड होते हैं। क्रॉनिक यानी लंबे टाइम तक का जो डिजीज होता है उसके लिए यूज करते हैं। एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोली की जो वॉल होती है, एल्वियोली पढ़ा ना आपने, एल्वियोली की जो वॉल होती है वो पूरी डैमेज हो जाती है। क्यों डैमेज हो जाती है, क्योंकि जैसे कि जो लोग बहुत ही स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो वो जो एल्वियोली का जो सरफेस होता है वहां पे ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, तो CO2 और O2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो एल्वियोली वॉल डैमेज होती है और रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज आता है दैट इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे क्या देखो, ऑक्यूपेशन यानी कि लोग जैसे कि कारखाने में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, कोयले की खानों में काम करते हैं, वहां पे भी उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स होती है रेस्पिरेटरी। जैसे कि बड़े बड़े ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों को जो तोड़ने वाली जो मशीनें होती है वहां पे, तो वो लॉन्ग टाइम तक बहुत ही एक्सपोज्ड रहते हैं उन सारे जगह पे, तो उनको वहां पे क्या हो जाता है, उनको बहुत ही इन्फ्लामेशन, चेस्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रोंकाई में, हर जगह पे वहां पे इन्फ्लामेशन होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, फिब्रोसिस हो जाता है। फिब्रोसिस का मीनिंग है जो फाइब्रस टिश्यू है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, पॉलीफ्रेट बिखरने लग जाती है, फाइब्रस टिश्यू को अफेक्ट करती है, जिससे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है, लंग का डैमेज कर देता है पूरे लंग्स को। ठीक है, इसके अंदर जो भी सारे इंडस्ट्री में वर्कर्स लोग काम करते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, इसलिए उन लोगों को बोला जाता है कि भाई तुम्हें मास्क पहनना है, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर ले तो उनको कोई रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम ना है। तो बेटा आज का मैं यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। आप लोग क्वेश्चंस लिख लीजिए।
तो बेटा ये क्वेश्चंस है, आप लोग लिखिएगा, लर्न करिएगा और लिंक को शेयर करना ना भूलिए, लाइक बटन को क्लिक करना नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।